नमस्कार, मैं हूं रवि कैंतुरा। खास मुलाकात लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के साथ। आज खास मुलाकात में हम बेहद खास टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे प्लास्टिक सर्जरी को लेकर, और सभी लोग इस विषय में जानना भी चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमारे पास प्लास्टिक सर्जरी को लेकर जो जानकारी हो वो सही एवं सटीक हो, ताकि हम उसे सही ढंग से जान सकें और उसके बाद अगर किसी को आवश्यकता पड़ती है तो हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। सवाल ये भी है कि प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता किन लोगों को पड़ती है और प्लास्टिक सर्जरी को हम कैसे समझें। उस तमाम चीज़ों को लेकर हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान डॉक्टर तरुण जैन जी हैं, जो कि स्टूडियो में मौजूद हैं। जाने माने प्लास्टिक सर्जन हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू रवि जी, और स्टूडियो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर तरुण जैन हूँ और मेरा क्लिनिक है रिन्यू एस्थेटिक्स के नाम से यहाँ रेस कोर्स देहरादून में। इसके अलावा मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ सिनर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देहरादून और विजिटिंग कंसल्टेंट हूँ मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक बार पुनः आपका बहुत स्वागत है आज की खास मुलाकात में हमारा। और विषय एक ऐसा है कि जिस पर लोग जानना चाहते हैं और खासतौर पर सही जानकारी उन तक पहुंच सके। सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी को एक सामान्य भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो सर, प्लास्टिक सर्जरी क्या है? देखिए, लोगों में ये गलतफहमी है कि प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक नाम है तो कहीं ना कहीं हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है। ये जो प्लास्टिक शब्द है ये ग्रीक शब्द प्लास्टिकॉस से आया है, क्योंकि इंग्लिश से सारी की सारी मेडिसिन हमारे पास में आई है। प्लास्टिकॉस का मतलब होता है गढ़ना, किसी चीज को नया रूप देना, नई सूरत देना। तो प्लास्टिक सर्जरी मतलब आपके मांस को, आपकी त्वचा को या आपके शरीर को एक नया रूप देना, वो प्लास्टिक सर्जरी का बेसिक अर्थ है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत किसको है। तो आपको, मेरे को, हर सामान्य व्यक्ति को प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। प्लास्टिक सर्जरी के दो मेन हिस्से हो गए। एक हिस्सा वो जो एक्सीडेंट्स, ट्रॉमा, इन सब चीज़ों से डील करता है, और दूसरा हो गया जो सुंदरता से डील करता है। सामान्य व्यक्ति जिसको मान लीजिए घर में चलते चलते चोट लग गई, वो भी अगर अपने चेहरे पे निशान हल्के से हल्का चाहता है, कम से कम चाहता है, तो उसको एक प्लास्टिक सर्जन की आवश्यकता है। किसी भी चोट को सही तरीके से हल्के से निशान के साथ में ही रिपेयर करना, ये भी प्लास्टिक सर्जरी की फील्ड में आता है। लोगों के अंदर ये लगता है, लोगों को ये लगता है कि बड़े बड़े मॉडल्स, बड़े एक्टर्स, बड़े लोग यही चाहिए। नहीं, आप और मैं भी नहीं चाहेंगे, या मैं, हमारे साथ में कोई भी काम करने वाला भी नहीं चाहेगा कि उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर कोई बहुत बुरा निशान जी जी। तो यहाँ पे प्लास्टिक सर्जन का रोल आता है। किसी भी चोट को सही तरीके से कम निशान के साथ में ठीक करना। इसके अलावा फिर बड़े एक्सीडेंट्स आ जाते हैं जिसके अंदर हाथ पैर टूट गए, नसें कट गई। जहाँ नसें कट गई तो वहाँ नसों को रिपेयर करने का काम भी प्लास्टिक सर्जरी का है। इसके अलावा जहाँ पर कहीं मान लीजिए किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई, पैर पर टायर चढ़ गया, वहाँ का मांस खत्म हो गया, मांसपेशियाँ खत्म हो गई, कुचली गई, तो शरीर के दूसरे हिस्से से वो मांस, वो त्वचा लेकर के उस जगह को ढकना, उन हड्डियों को रिपेयर करना, उन हड्डियों को कवर करना। हड्डियों को रिपेयर करना तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी जी जी बिल्कुल, लेकिन उनके ऊपर जो मांस ढकना, जो त्वचा लगाना है, वो प्लास्टिक सर्जरी के अंदर आता है। बिल्कुल, आपने बताया कि किस तरीके से तमाम चीजें प्लास्टिक सर्जरी के अंदर आती हैं। इसमें एक बात आपने की, चलिए हम अगर सुंदरता से बात करें, क्योंकि लोगों के जहन में चीज होती है कि और सुंदर दिखना है तो हम तमाम चीजें अपने चेहरे पर बदल सकते हैं। और ये भी एक दिमाग में होता है, कई बार हम वीडियो देखते हैं सोशल मीडिया पर कि एक व्यक्ति है, वो बड़ा सामान्य सा दिखता है, लेकिन वो अंदर गया और बाहर आया तो एकदम से हीरो बन गया। तो इसकी हकीकत क्या है? जी जी बिल्कुल नहीं, व्हाट्सएप और रील्स में आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सही जिंदगी में, असली जिंदगी में थोड़ा सा लिमिटेशंस रहते हैं। ये बात सही है कि हम प्लास्टिक सर्जरी में लोगों को और बेहतर बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। जैसे किसी की अगर मान लीजिए नाक टेढ़ी है तो आप उसको सीधा कर सकते हैं, राइनोप्लास्टी हो गया, ठीक है। किसी की ठुड्डी उसके हिसाब से ठीक नहीं है, या ये हिस्सा जो हमारा रीजन हम बोलते हैं ये अंदर दबे हुए हैं, आईब्रो लटक गई, या ऊपर के जो आईलिड्स हैं, पलके जो हैं वो मोटी हो गई, सुंदर नहीं लग रही, तो इन सबको हम ठीक कर सकते हैं। किसी के बाल उड़ गए और बचे हुए बाल ठीक हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट भी प्लास्टिक सर्जरी के अंडर में आता है। तो हम व्यक्ति को जो उसकी चाहत है उस तक ले जाने का प्रयत्न कर सकते हैं। हो सकता है बिल्कुल वहां तक ना पहुंचे, जितना मान लीजिए हर कोई अगर बोले कि मुझे शाहरुख खान या ऋतिक रोशन देखना है तो वो संभव नहीं होगा, लेकिन जो आप आज दिख रहे हैं इससे डेफिनेटली आप बेहतर दिखेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि जो दिख रहे हैं, और जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन जो आपकी सुंदरता है उसी को कैसे, जो चीज़ें, कमियां कहाँ पर हैं, तो उसको इस मेडिकल के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट की सर आपने बात की, मुझे लगता है कि मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ इसमें कवर होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके लिए अलग से ही अपना चाहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट किया जाए, लेकिन आपने कहा प्लास्टिक सर्जरी
के अंतर्गत ही ये आता है, जी। इसको हम कैसे समझें डॉक्टर साहब? बेसिकली आज अगर आप चारों तरफ देखें तो हेयर ट्रांसप्लांट हर जगह हो रहा है। बिल्कुल। लोग सलून तक में हेयर ट्रांसप्लांट कर हाँ। रहे हैं, पर परेशानी ये है कि जो बहुत छोटे सेटअप्स में कर रहे हैं उनके पास कोई बैकअप नहीं होता। अगर आप देखें नेशनल मेडिकल काउंसिल की अगर हम गाइडलाइन देखें जी जी। तो हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन नहीं करना चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कुछ विशेष चीज़ें हैं, एनेस्थीसिया बैकअप है, ठीक है, सेफ्टी प्रोफाइल के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, दवाइयाँ वगैरह रहती हैं, इक्विपमेंट्स रहते हैं जी। जो नॉर्मली इन छोटी जगहों पर अवेलेबल नहीं रहते। बिल्कुल। अल्टीमेटली अगर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए हम देखें तो 6 से 8 घंटे की सर्जरी है, वो अच्छा। प्रोसीजर है, अच्छा। सर्जिकल प्रोसीजर है, जहाँ पर आप एक जगह से बाल निकाल रहे हैं, दूसरी जगह बाल लगा रहे हैं। तो अपने आप में स्टरलाइजेशन, इन्फेक्शन कंट्रोल, और जब आप इतनी सारी दवाइयाँ दे रहे हैं तो कुछ भी एडवर्स रिएक्शन हो सकता है। देश में और विदेश में भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं जहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट करते हुए पेशेंट की तबीयत खराब हुई और कहीं कहीं पेशेंट को बचा भी नहीं पाए। ऐसे में अगर आप बिल्कुल ही छोटे सेटअप में अनट्रेन्ड या सिर्फ टेक्नीशियन के भरोसे काम कर रहे हैं तो वो आपकी जान से खिलवाड़ है। तो इसलिए आपने अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो किसी भी सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन से कराएं, और ये भी देखें कि जहां आप करा रहे हैं क्या वहां पर बेसिक सुविधाएं हैं। अगर आपको किसी वजह से कोई दिक्कत हो गई, क्या आपको ठीक रखने के लिए, आपकी जान बचाने के लिए क्या उनके पास सही सुविधाएं हैं या नहीं है। क्योंकि इसमें दवाइयां भी शुरू करते हैं डॉक्टर साहब। बिल्कुल, इनको मेडिसिन जो है वो ट्रांसप्लांट से पहले भी शुरू करते हैं, ट्रांसप्लांट के दौरान और ट्रांसप्लांट के बाद भी हमेशा चलेंगी। देखिए, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को यही बताता हूँ कि ट्रांसप्लांट करना एक बाग लगाने जैसा है। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक ही बार कर लिया और जिंदगी भर के लिए भूल गए। जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उसके बाद में आपको उन बालों की गिरने की टेंडेंसी और पतला होने की टेंडेंसी को रोकने के लिए बीच बीच में जिंदगी भर दवाइयाँ खानी भी चाहिए और लगानी भी चाहिए। आप ये करते रहेंगे तो वो बाल अच्छे बने रहेंगे, आपका साथ लंबे टाइम तक देंगे। ये नहीं करेंगे तो बाल जल्दी फिर से पतले हो जाएंगे, गिर जाएंगे, ट्रांसप्लांट का असर 5-6 साल में फिर बेकार हो जाएगा। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब आगे बढ़ेंगे, जैसे कि आपने कहा कि जब कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई हादसा हो जाता है, तो उस हादसे में अंगों को लेकर जो प्लास्टिक सर्जरी होती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है डॉक्टर साहब। और बात करें तो आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे अंग भी हैं कि जो अगर अलग भी हो जाते हैं तो प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से उन्हें जोड़ा जा सकता है। जी बिल्कुल। जी, इसे कैसे समझें, कितने अलग, कौन से अंग इसमें आ सकते हैं, कितना उसकी ड्यूरेशन होनी चाहिए, किस वक्त तक डॉक्टर के पास पहुंचे? देखिए, कई बार हादसों में ऐसा होता है कि आपकी उंगलियां, कलाई या हाथ किसी भी लेवल से या पैर भी कट के बिल्कुल शरीर से अलग हो गया, तो हमारे पास 6 घंटे का पीरियड ऐसा रहता है। अच्छा। जिसके अंदर अंग, कटा हुआ अंग अगर सही कंडीशन में है और आप सही जगह पहुंच गए, सही हॉस्पिटल में पहुंच गए, तो वो जुड़ने की संभावना रहती है। गारंटी नहीं रहती, लेकिन संभावना रहती है कि हम उसको जोड़ सकें। अच्छा। जो समय है एक्सीडेंट यानी कि अंग अलग होने से 6 घंटे का समय हमारे पास में रहता है। अच्छा। जिसमें सर्जरी शुरू हो जानी चाहिए। अच्छा। जो कटा हुआ अंग है उसको कुछ भी नहीं करें, सिर्फ उसको साफ कपड़े से पोंछ दें। अगर कोई उस पर गंदगी लगी है तो उसको एक सूखी पॉलीथीन में रखें, उस पॉलीथीन को बर्फ के अंदर रखें। अच्छा। अंग को पानी में ना भिगाएं, उसको, वो पॉलीथीन को आप आइस में रखें और उस बर्फ को आइस पैक में रख करके तुरंत अपने नजदीकी जो बड़ा अस्पताल है जहाँ ये सुविधा उपलब्ध है वहां पहुंच जाए। लेकिन मैक्सिमम 6 घंटे का टाइम जी हाँ माना गया है। 6 घंटे के अंदर जो मांसपेशियां हैं वो खराब होने लगती हैं। हाँ। तो जितना कम मांसपेशी उतना ज्यादा समय, मतलब मान लीजिए किसी की अगर उंगली कटी है, हथेली से कटा, तो इसके आगे मांसपेशियां कम रहती हैं, तो वो समय थोड़ा बढ़ जाता है। ओके। हम 8 घंटे 9 घंटे तक भी कर सकते हैं। हाँ। और अगर मान लीजिए आप किसी का कंधा कट गया, कंधे से कट गया, तो वो मांसपेशियों का बल्क ज्यादा हो गया, तो उस दशा में वो 4 घंटे रह गया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पूरा हाथ भी अगर कट के अलग हो जाता है, पाँव भी कट के अलग हो जाता है, वो भी संभावना है? वो भी संभावना है कि हम उसको भी दोबारा जोड़ सकते हैं। अच्छा। शर्त यही है कि जो कटा हुआ अंग है वो बहुत कुचला नहीं होना चाहिए, उसकी नसें सही स्थिति में होनी चाहिए और आप समय से हॉस्पिटल पहुंच जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आप इस क्षेत्र में हैं जी और खुद यहाँ पर समझ रहे हैं सब चीज़ों को। आपके पास तो पेशेंट आते हैं, तो ऐसे कोई उदाहरण, क्योंकि उत्तराखंड में इस वक्त आप हैं? जी बिल्कुल। उत्तराखंड में सबसे पहला रिप्लांटेशन मैंने ही किया था। हाँ। सन 2011 में रानी पोखरी में एक 5 साल का बच्चा था। जी। तो वो उनके घर में घास काटने की मशीन थी, ये अच्छा। बच्चे खेल रहे थे, तो एक ने मशीन के अंदर हाथ रखा, दूसरे ने मशीन चला दी, तो वो बच्चे का हाथ कलाई से कट करके अलग हो गया। अच्छा। उसको मेरे पास रेफर किया गया और ये पेशेंट घटना से लगभग 2.5 घंटे में मेरे पास पहुंच गए। अच्छा। तो हमारी ऑर्थोपेडिक की टीम थी, सिनर्जी हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ,
तो हमारी एनेस्थीसिया की टीम के हेड थे डॉक्टर सुधीर सिंह और डॉक्टर हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन थे डॉक्टर प्रवीण मित्तल साहब। तो हम तीनों ने और हमारे साथ में जो बाकी की टीम थी, हमने मिलकर के तुरंत ही ऑपरेशन शुरू किया। उसकी हड्डियों में पिंस डाले गए जो ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मित्तल ने डाले, और बची हुई नसें वगैरह जो था वो सब मैंने जोड़े, और पेशेंट बिल्कुल ठीक है आज भी। वो बच्चा मेरे को कुछ समय पहले मिलने के लिए भी आया था, और कक्षा 12वीं में है अब, तो वो बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहा है, हाथ पूरी तरीके से काम कर रहा है। क्या बात है। तो ये चीजें हैं कि हम समय रहते हैं, अगर समय और पेशेंट आ जाए और अंग भी कुचला हुआ नहीं हो बहुत, तो हम ये जोड़ सकते हैं दोबारा, और पेशेंट की जिंदगी बदलने वाली ऑपरेशन है ये। अगर मान लीजिए किसी का हाथ नहीं है और वो हाथ बच गया, तो उसके लिए तो जिंदगी भर काम करने के लिए अच्छा हो गया वो। बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक बात है डॉक्टर साहब। खास तौर पर उत्तराखंड में ये भी देखा जाए कि क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ी इलाका है और महिलाएं जंगल जाती हैं चारा पत्ती लेने, और वहाँ पर बहुत सारे हमने खुद देखा है कि इस तरीके से कभी उंगली कट जाती है पूरी अलग। बिल्कुल, ये एक्सीडेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अभी पिछले महीने भी हमारे पास में एक लेडी आई। तो वो ऊपर पहाड़ में ही रहते हैं, तो वो घास काटने के लिए जा रहे थे, हाथ में हंसिया था, वो स्लिप होके गिर गए और वो 2-3 बार हंसिया उनकी उंगलियों पे लग गया। तो 3 जगह से उनकी नसें सारी की सारी 4 उंगलियों की कट गई। लोकल लेवल पे क्योंकि इस बात की जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने जिनको दिखाया उन्होंने एडवाइस किया कि इसकी उंगलियां काटनी पड़ेगी। कहीं से उनको हमारे बारे में पता लगा, वो आए और ऑपरेट हो गए। आज 1 ही महीना हुआ है, उनकी उंगलियां सारी बच भी गई और चल भी रही हैं। तो समय से वही सबसे जरूरी बात है कि समय से आ जाएं। ये चोट सारी ऐसी हैं कि जो रिपेयर हो सकती हैं। हम पेशेंट के अंग को कटने से बचा सकते हैं, कट गया तो उसको जोड़ भी सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज यही है कि वो समय से आए, सही जगह आए, और कटा हुआ जो अंग है या कुचला हुआ जो अंग है वो बहुत बुरी स्थिति में ना हो। हाँ, आप समय से आए और सही जगह अगर व्यक्ति पहुंचता है तो उसको सीधे तौर पर वहाँ पर फायदा ही मिलेगा। जिस तरीके से उदाहरण देकर डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ऐसा मामले सामने आए और उसमें सफलता हाथ लगी है, क्योंकि समय से आए और सही जगह पर आए। हर जगहों विषय पर यही देखा जाता है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, हमारे खासतौर पर जो युवा दर्शक हैं वो ये सोच रहे होंगे, सुंदरता पर मैं एक बार फिर से आ रहा हूँ, क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर उसने कहा कि उसको लगता है कि नाक या कान या फिर जैसे कि आप बता भी रहे थे, इनके उसको लगता है कि ये उस पर ठीक किए जा सकते हैं, उसे किस तरीके से पहुंचना चाहिए और इसका क्या पूरा प्रोसेस रहता है? देखिए, हमारे पास जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है चेहरे के लिए, वो आती है चेहरे के निशान के लिए। अच्छा। लोग चोट खाते हैं या चेचक के दाग या कुछ भी एक्ने हो गए, मतलब पिंपल्स हो गए, उनके दाग छूट जाते हैं। तो सबसे बड़ी जो रिक्वेस्ट सबसे फ्रीक्वेंट जो आती है वो इसी के लिए आती है। तो एक बात समझने वाली ये है कि निशान, हर कोई निशान गायब नहीं हो सकता, निशान बेहतर हो सकते हैं। जब ये मान के चलेंगे तो आप सही दिशा में चलेंगे। और इसको करने के कई सारे तरीके हैं, लेजर्स हैं, केमिकल पील्स हैं, सर्जरीज भी हैं। अच्छा। तो इनसे निशान हम काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। अगर लेजर या केमिकल पील की बात करें तो उसमें कई सारे सेशन लगते हैं, वो एक बार का काम नहीं है। अच्छा। वो हर महीने एक बार करना पड़ता है। यूजुअली 5 से 6 महीने तक, किसी में समय और ज़्यादा भी लग सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़ आ गई कि हम और कैसे बेहतर दिख सकते हैं। अब कुछ लोगों की नाक चोट की वजह से या जन्म जाती टेढ़ी रहती है। नाक चेहरे का सबसे इम्पोर्टेंट अंगों में से एक है। बिल्कुल। तो अगर नाक टेढ़ी मेढ़ी रही तो बहुत सारे लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी उसकी वजह से कमी हो जाती है कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, तो वो अपने आप को पब्लिक में प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो नाक को सीधी करने के लिए सर्जरी है, सेप्टोराइनोप्लास्टी है। ठीक है। किसी का अगर मान लीजिए उसको लगता है कि मेरी ठुड्डी या मेरे गाल मेरे चेहरे के हिसाब से सही नहीं है, तो हम उसको भी ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। जिधर भारी है उसको हल्का कर सकते हैं, जिधर हल्का है उसको और भारी कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये इन बातों को हम डॉक्टर साहब के साथ जारी रखेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जिन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है खास मुलाकात में। हमारे खास मेहमान डॉक्टर तरुण जैन जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर, सवालों पर उनके साथ चर्चा चल रही है प्लास्टिक सर्जरी को लेकर। वो जाने माने प्लास्टिक सर्जन हैं और उन्होंने अभी तक बताया डॉक्टर साहब आपने कि किस तरीके से बहुत सारे केस आए और उनमें सफलता हाथ लगी है। और ये आप लोगों के लिए भी बड़ा गर्व की बात होती है। और जिन लोगों को जिंदगियां मिली हैं,
अंग मिले हैं वापस, तो उनके लिए तो वाकई में है ही। आपने कहा कि एक लड़का था, उसके बाद वो आपको मिलने भी आता है, बिल्कुल, तो उसके लिए बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे किस तरीके से हमारे नाक, कान या हमारे गाल या चेचक जैसे दाग, पिंपल्स हो जाना, इन सब चीज़ों से एक सवाल ये मेरे जहन में आ रहा था कि हम देखते हैं मस्सा हो जाता है, चाहे वो नाक के बगल में हो, कान या कहीं पर भी हो सकता है। उसको लेकर प्लास्टिक सर्जरी में किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट है? बिल्कुल, देखिए मस्से को निकाल देना चाहिए। ज़्यादातर मस्से जो बढ़ रहे हैं, अच्छा, या जिसके अंदर खुजली हो रही है बहुत ज़्यादा, मस्से वैसे अगर आप छोड़ दें, जब तक आपको वो बदसूरत नहीं लग रहा है, अगर आपको सुंदर लग रहे हैं छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर कोई मस्सा सडनली अपने साइज में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसमें से खून निकलने लगता है बीच बीच में, या खुजली हो रही है, या आसपास का स्किन का रंग वगैरह चेंज हो रहा है, तो वो खतरे के निशान है। उस दिशा में उसको निकाल देना चाहिए। या फिर सुंदर बनने के लिए भी सिंपल निकाल सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है वो तो मस्सा निकालने के बाद में ज़्यादातर लोगों में बस एक हल्की सी लाइन रहती है। अच्छा, मस्सा तो अगर आप किसी को देखें, किसी के सामने बैठे, तो सबसे पहले उसकी नज़र आपके मस्से पर जाती है। पर अगर आप वो निकाल दें तो जो लाइन बनती है वो ज़्यादातर इतनी विजिबल नहीं होती, हल्के फुल्के मेकअप से भी ढक सकती है। और नॉर्मली जैसे हम बात कर रहे हैं तो इतनी दूर से बहुत ज़्यादा दिखती नहीं है। कभी कभी जब मस्से बहुत बड़े हो जाते हैं, तब हमें स्किन ग्राफ्टिंग का सहारा लेना पड़ता है। तो हम शरीर के दूसरे, वो मस्सा निकाल के जो घाव बनता है, शरीर के दूसरे हिस्से से त्वचा लेके वहाँ लगा देते हैं, उसका कलर मैच करके। अच्छा, तो वो भी इससे बेहतर दिखता है। धीरे धीरे आसपास की स्किन से वो भी मैच कर जाता है। और हम ये मान के चलते हैं उम्मन कि 6 से 8 महीने में उसकी विजिबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है। अच्छा, इसमें ये देखा गया है कि लोगों के अंदर ये भ्रांति भी है कि मस्सा है तो उसकी सर्जरी नहीं करानी, मतलब लोग आम भाषा में कहे तो ऑपरेशन हो जाएगा या कोई दिक्कत हो जाएगी, इसको भी समझना बेहद जरूरी है। हाँ, नहीं, मस्से को निकालना एक परेशानी नहीं है। मस्सा नहीं निकालना कई बार परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि मस्सों के अंदर कैंसर नोन है। हर एक में नहीं, लेकिन एक छोटी सी परसेंटेज रहती है जिसके अंदर, जैसे मैंने बताया, खतरे के निशान है। खुजली हो रही है तो वो बिल्कुल, और ज्यादा खुजली लगातार हो रही है, उसमें क्रैक्स आने लग गए, उसमें से पानी निकलने लग गया, या सडनली वो बढ़ने लग गया, तो ये खतरे के निशान है। तो इनके अंदर कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। तो बेहतर है कि जब तक ये परेशान ना करें तब तक इनको निकलवा दें। जितना छोटा मस्सा रहेगा उतना छोटा उसको निकालने के बाद का निशान रहेगा, तो वो निकालना हमेशा बेहतर है। और कितना वक्त डॉक्टर साहब लगता है इसमें? मतलब कोई व्यक्ति सोचेगा इसकी सर्जरी के अंदर आप मान के चलिए लगभग 1 घंटे के अंदर सब काम हो जाता है। अच्छा, तो क्या उन्हें दोबारा भी आना पड़ता है इसके लिए? 7 दिन के बाद एक बार दिखाने के लिए आना चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे वक्त तक? नहीं, और ना ही छुट्टी लेने की जरूरत होती है। अच्छा, ये तो आप ऑफिस के बाद कराइए और अगले दिन ऑफिस चले जाइए। छोटी सी ड्रेसिंग रहती है, कभी कभी तो हम वो भी नहीं करते। और आदमी सिवाय उस हिस्से को गीला करने के अलावा सब कुछ काम अपने कर सकते हैं, और 7 दिन में आप ठीक ठाक हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जो प्रिकॉशंस है वो अपनाएं आप, तो बहुत सामान्य है, बिल्कुल, और लोगों को ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो है बर्न, जल जाना। और ये जब किसी व्यक्ति के साथ होता है तो उसकी सुंदरता भी खराब होती है और साथ ही साथ उसको काफ़ी दिक्कतें भी होती हैं। इसमें प्लास्टिक सर्जरी का बहुत बड़ा रोल है जी। अभी तक किस तरीके केसेस आप लोगों के पास आए हैं और कैसे हम इसको समझें कि प्लास्टिक सर्जरी से कितना इसको ठीक किया जा सकता है? देखिए, बर्न 2 तरीके के मेनली होते हैं। एक डोमेस्टिक, यानी जो घर में हो गए एक्सीडेंट की वजह से। दूसरा इंडस्ट्रियल, काम करते हुए फैक्ट्री वगैरह में हो गए। इंडस्ट्रियल बर्न्स ज़्यादातर खतरनाक होते हैं क्योंकि वो बहुत हाई टेम्परेचर पर बॉयलर्स वगैरह के पास में होते हैं। जो डोमेस्टिक एक्सीडेंट्स होते हैं वो रिलेटिवली कम होते हैं। वो तो किचन में कुकर गिर गया, कुछ उबलता हुआ गिर गया, छोटे हिस्से में बर्न रहते हैं। जो बर्न गहरे होते हैं वो 3 हफ्ते से ज़्यादा लेते हैं, वो ज़्यादा निशान छोड़ते हैं। जो रिलेटिवली कम बर्न होते हैं, ये आपके प्लास्टिक सर्जन जिनको आप कंसल्ट करें वो बता सकते हैं कि ये गहरा है कि नहीं, तो वो जल्दी भर जाते हैं। जितना सुपरफिशियल बर्न उतना कम निशान। तो हमारे 2 कारण रहते हैं प्लास्टिक सर्जन को कंसल्ट करना। एक कि वो जख्म जल्दी भरे, जितना जल्दी भरेगा उतना कम निशान छोड़ेगा, उतनी कम विकृतियाँ होंगी। कई बार ऐसा होता है कि चेहरे पर गिर गया या जॉइंट्स के ऊपर गिर गया, मान लीजिए अगर यहाँ गिर गया और गहरा बर्न है, आप उसको कुछ नहीं करें तो वो भरने में बहुत टाइम लेगा। जॉइंट्स पर जब गहरे बर्न होते हैं और भरने में टाइम लेते हैं, धीरे धीरे वो जॉइंट को सिकोड़ने लगते हैं। तो ऐसा भी देखा गया है कि 5-6 महीने, साल भर के अंदर जो सीधा हाथ चला सकता था वो धीरे धीरे अकड़ गया या उंगलियां अकड़ गई या वो गलत तरीके से भरने लग जाता हुआ। बिल्कुल गलत तरीके भरने लग गया। तो इन विकृतियों को ठीक करने के लिए भी, जिससे कि आदमी का फंक्शन दोबारा से ठीक चले, उंगलियां हाथ ढंग से काम करें, पैर ढंग से काम करें, वहां पर भी प्लास्टिक सर्जरी का काम है कि वो जो जुड़ गए हैं उनको सीधा किया जाए, उनकी जगह जो जख्म है
कई बार जख्म बहुत लंबे टाइम तक नहीं भरते तो उनके लिए स्किन ग्राफ्टिंग की जाए। ये सब कुछ प्लास्टिक सर्जरी के दायरे में आता है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बहुत पुराना है, किसी के साथ बचपन में हुआ, उसने नहीं किया उस चीज को, तो क्या उसको किया जा सकता है? बिल्कुल, उसको भी बेहतर किया जा सकता है। हाँ। हम उसको नॉर्मल नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए वो नहीं जलता बच्चा तो हम वैसा चेहरा शायद ना बना पाए, लेकिन जो अभी है, कई बार ऐसा होता है कि गर्दन जल गई और वो नीचे होठ नीचे खिंच गया। ये चीजें देखने और ये होठ खिंचने वाली जो प्रॉब्लम होती है, नॉर्मली ये लोग 6-8 महीने, साल भर, कहीं साल बाद आते हैं। उनको भी हम वापस ठीक कर सकते हैं कि ये पूरा का पूरा रिलीज कर दें, होठ वापस पहुंचा दें। वो नॉर्मल हमें ऐसा लगता है कि वो लटका हुआ है, तो बिल्कुल उस चीज से जितना वक्त होगा उतना और ज्यादा दिक्कत। हाँ, जितना ज्यादा वक्त होगा उतना दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना हो गया तो हम उसे बेहतर नहीं कर सकते। तब भी हम उसमें इम्प्रूवमेंट तो ला सकते हैं, लेकिन एक ही समय रहते हैं, अब जितना हो सके उतनी कोशिश करनी चाहिए कि जितना समय से जा पाए। जी सर, अब एक ये भी महत्वपूर्ण सवाल है सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इससे जुड़ी हुई भी, क्योंकि मैंने खुद और मुझे लगता है हमारे दर्शकों ने खुद ऐसी बहुत सारी रील्स देखी हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें, नुस्खे, ये तमाम चीज़ें दिखाई जाती हैं, बदलाव एकदम से दिखाया जाता है जो हम जिक्र कर भी रहे थे, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है सर समझना लोगों को। सोशल मीडिया पर वाकई इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बहुत सारी जानकारी देते हैं जी। कुछ सही होती है, कुछ गलत होती है, और कुछ कमर्शियली प्रेरित रहती है। हाँ। तो मेरा कहना यह है कि आप जानकारी जरूर लें, सोशल मीडिया से लें, गूगल से लें, लेकिन कुछ भी करने से पहले आपके डॉक्टर से सलाह जरूर लें। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक आपके मन में आपको सही जानकारी भी नहीं मिलेगी, और वो गलत जानकारी के बिहाफ पर आप जो कुछ भी करेंगे, ऐसा ना हो कि आपको फायदे से ज़्यादा नुकसान हो जाए। कुछ कमर्शियली अवेलेबल चीज़, मान लीजिए आपको चाहते हैं आपका रंग फेयर हो जाए और आपने कुछ क्रीम लगा ली तो ठीक है, लेकिन अगर आपके मान लीजिए मुंह पर मस्सा है और आपने पढ़ करके कोई लोशन बना करके, ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास में आते हैं कि उनको टैटू है और उन्होंने सोशल मीडिया पर देखा कि आप सर्फ लीजिए और ये लीजिए, और आजकल सोशल मीडिया पर सब चीजें हैं, कुछ भी आप मिला लीजिए और लगा लीजिए, टैटू गायब हो जाएगा। तो बच्चे लगा लेते हैं वो देख करके, ये सोच के कि ये सस्ता सुंदर टिकाऊ काम है, लेकिन उन चीजों से फिर क्या होता है, वो एरिया बर्न हो गया और अब जहाँ सिर्फ टैटू था वहाँ अब एक जला हुआ हिस्सा हो गया। वो टैटू तो लेजर से हट करके आपका आर्मी में सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन वो जब स्कार इतना गंदा बन जाए, स्पेशली बर्न का एरिया बन जाए, तो आपके लिए, आपके डॉक्टर के लिए, दोनों के लिए वो और बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। जी 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 बिल्कुल। तो सोशल मीडिया पे अवेलेबल हर जानकारी सही नहीं है, करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह ले लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक बात की आपने कि सलाह लेनी इसमें बेहद ज़रूरी है। टैटू को लेकर भी एक सवाल पूछ लेता हूँ, क्योंकि आ गया होगा सबके जहन में। ये होता है कि हम कहते हैं परमानेंट टैटू है, ये हट ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे को तो दिक्कत होती है, आर्मी में तो होती है, अन्य जगह भी आजकल हो रही है कि अगर इस तरीके से है, वो हटाना चाहता है, किसी युवा ने बनाए वो अब हटाना चाहता है, उसका क्या प्रोसेस है? देखिए, टैटू रिमूवल के लिए मेनली तो जो मेन स्टे है वो है लेजर, पर लेजर एक बार में नहीं होता, समय लेता है। लेजर के मल्टीपल सेटिंग्स होते हैं, ज़्यादातर 2 सेटिंग के बीच में हम 2 से 3 हफ्ते का गैप रखते हैं। 3 से 4 सेटिंग में ज़्यादातर जो आज की डेट में हमारे टैटूज बने हुए ज़्यादातर हट जाते हैं, पर जो बहुत ही बड़े बड़े टैटूज बना लेते हैं, बहुत ही गहरी इंक होती है, उनके अंदर सेटिंग ज़्यादा लगती है, समय भी ज़्यादा लगता है। फिर कुछ टैटू जो रंगीन होते हैं, हरे टैटू हो गए, लाल टैटू हो गए, वो लेजर को रिस्पॉन्ड नहीं करते ज़्यादा। ब्लैक टैटूज, ब्लू टैटूज, जो डार्क टैटूज हैं, ये लेजर से अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। अच्छा। दूसरा, जिसको बहुत ही ज़रूरत है हटाने की, मान लीजिए किसी का यूएई में, गल्फ में सिलेक्शन हो गया, लेकिन उसके हाथ पर टैटू है, वो लोग बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते टैटू होना, स्कार ले लेंगे वो, टैटू नहीं लेंगे। तो उस दशा में हमारे पास में दूसरा ऑप्शन होता है प्लास्टिक सर्जरी करने का, जिसमें हम वो जो स्किन है जिसमें टैटू है उसको हटा देते हैं, दूसरी जगह से स्किन लेकर के वहाँ लगा देते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग हो जाती है। उसको भरने में लगभग 1 महीने का समय लगता है, लेकिन आपका टैटू हट गया, हल्का सा निशान वहाँ पे स्किन ग्राफ्टिंग करा, जो धीरे धीरे आसपास की स्किन में मर्ज हो जाएगा। अच्छा। तो आप एलिजिबल हो जाते हैं एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स के लिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण जी है बिल्कुल कि कैसे इन चीज़ों को किया जा सकता है और सही जगह पर पहुंच के इन चीज़ों को किया जा सके। डॉक्टर साहब, आप लोगों के पास जो खासतौर पर चाहे हम टैटू से रिलेटेड हों, जो अन्य केस हों, जो कि आप लोगों को पहुंचते हैं, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि लोग अगर ये लापरवाही नहीं करते तो इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता था। जहाँ पर आप लोगों को समझाते हैं कि ये हुआ, इस वजह से आप लोगों के लिए भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं वो चीज़ें, वो भी थोड़ा सा समझना चाहेंगे। जो चीज़ अब जैसे बर्न हो गया, अगर आप टैटू लेजर से रिमूव करा दे सीधे सीधे,
तो आपको 3 या 4 बार डॉक्टर के पास में आना पड़ता, 2 महीने के अंदर वो हो जाता। जी जी जी। अब अगर आपने उसके ऊपर इस तरीके का मिक्सचर लगा लिया और वो जल गया, तो पहले तो हमको उसको भरना पड़ेगा। हाँ। पहले समय आपका 1 से 1.5 महीना गया वो जख्म के भरने में, फिर उसके बाद आपको उसको थोड़ी देर सेटल होने देना पड़ेगा, और फिर आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, फिर से लेज़र या स्किन ग्राफ्टिंग, जो वो बेहतर दिखे और आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो इसीलिए कुछ भी ऐसा करने से पहले सही सलाह लेनी बहुत आवश्यकता है। खुद करें, लेकिन करने से पहले सलाह ले लें, अगर वो उचित है तो ही करें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अब एक ऐसे सवाल पर आ रहा हूँ जो सब सोच रहे हैं, और वो सवाल ये है कि आदमी घबरा जाता है जब भी उसके साथ कोई ऐसी घटना हुई, और सबसे पहले आदमी घबराता है अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, खर्चे को देखते हुए भी, जी, कि पता नहीं कितना खर्चा लग जाएगा। हाँ। और यही वजह होती है कि देर हो जाती है और फिर पैसा भी काम नहीं आता है। बिल्कुल नहीं। देखिए, ये एक भ्रांति है सब जगह कि प्लास्टिक सर्जरी करना बहुत ही महंगा काम है। ये भी है लाखों कि उसके लिए तो रुपए लग विदेशों जाते में हैं। जाना पड़ेगा, बड़े महानगरों में जाना बिल्कुल, पड़ेगा। पहले ऐसा था, आज से 20-25 साल पहले हम कहें कि लोग विदेश जाते थे, बड़े बड़े शहरों में जाते थे। अब ऐसा नहीं है। पिछले 15 साल से तो उत्तराखंड में हम सब लोग, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ और भी प्लास्टिक सर्जन से जो काम कर रहे हैं, और सब अच्छा काम कर रहे हैं। तो जहाँ तक खर्चे की बात है, अगर हम लेजर्स की बात शुरू करें तो 1-1.5 हज़ार रुपये से खर्चा शुरू होता है। तो खर्चा इस बात पर निर्भर करता है काम कितना बड़ा है। अब अगर हम रीइम्प्लांटेशन की बात करें, कटा हुआ अंग अगर दोबारा जोड़ना है, तो अगर आप प्राइवेट क्लिनिक में वो कराएंगे तो वो भी 40-50 हज़ार रुपये में हो जाएगा सब कुछ। तो ऐसा नहीं कि खर्चा बहुत ज़्यादा है। हाँ। अगर आप ये देखें कि ये खर्चा बड़े शहरों में कितने का होगा, उससे कई गुना कम खर्चे में हम आज देहरादून में ही ये सब सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। तो खर्चे से डरने की जरूरत नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी के नाम से जो एक भय जुड़ा है कि बहुत ही महंगा है, ऐसा भी नहीं है। खर्चे बहुत कम से शुरू होते हैं। 1000 रुपये से मान के चलिए आप प्लास्टिक सर्जरी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि लोग इस बात को समझ पाएं, क्योंकि फिर अगर ऐसा सोचेंगे तो उसके बाद अगर देर हो गई तो फिर देर होने से जो नुकसान होगा वो ज़्यादा बड़ा है, बजाय इसके कि उस समय आप काम करा लें। चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, ये भी समझना चाहूँगा कि लोग अपना ख्याल कैसे रखें, अपनी स्किन का भी, ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि ठीक है कि इतनी वो अनहोनी होना, किसी के साथ अप्रिय घटना होना, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये तो आपने बताया कि बहुत सारे जो नुस्खे हैं उनको जांच पड़ताल कर लें, तो ये भी ज़रूरी है। दूसरा ख्याल भी अपना रखना चाहिए कि किस तरीके से। हाँ, देखिए, आजकल हर कोई सुंदर दिखना चाहता है जी। सबसे ज़्यादा जो हम महत्व देते हैं चेहरे की लुक्स को, चेहरे की स्किन को, अपने कलर को देते हैं। तो हालांकि अब नया ट्रेंड चल रहा है कि फेयरनेस से कुछ नहीं होता, बट बच्चे फिर भी फेयर होने चाहते ही चाहते। तो सबसे चीज़ पहली जो ज़रूरी बात है वो अपना लाइफस्टाइल और खान पीन पे ध्यान देने की है। समय से सोएं, समय से उठें। आजकल बच्चे लेट नाइट पार्टी करते हैं, लेट नाइट काम करते हैं, सुबह देर से उठते हैं। तो आप अपनी बेसिक हार्मोनल साइकिल जो है उससे अलग काम कर रहे हैं। तो सुबह समय से उठें, समय से खाएं। नाश्ता सुबह 8 बजे, लंच दोपहर में लगभग 2 बजे, और रात का खाना लगभग 8 बजे अगर आप खा रहे हैं तो आप सही खा रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने प्लास्टिक सर्जरी के बारे में तो बताइए, साथ ही आपने, मैंने ये पूछा कि कैसे लोग ध्यान रखें, तो वो भी आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया। थैंक यू। और आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एचएनएन की ओर से आपका। थैंक यू। खास मुलाकात में आज डॉक्टर तरुण जैन जी के साथ हमारी बातचीत हुई, और हम सब ने देखा कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को समझें, प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता कहाँ पर होती है, कितने वक्त पर हमें यहाँ पर पहुँचना है, और किन किन चीज़ों की सावधानी बरतनी है, ताकि हम एक बेहतर जीवन को, और जो भी अगर हमारे साथ कोई ऐसी अप्रिय चीज़ें होती हैं तो उनको भी हम समय रहते ठीक कर सकें। खास मुलाकात में फिर एक नई शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।